बंगाल में मीम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक के बाद एक पब्लिक मीटिंग कैंसिल हो रही है, लेकिन क्यों? ये तो आप समझ सक रही हैं कि जो यहाँ की जो मगरबी बंगाल की जो सरकार है वो उसने हर एक शोबा में, हर एक प्रतिष्ठान में अपने लोगों को घुसा के रखी है। और उन्हीं के कुछ लोग हैं जो अलग अलग, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा में भी उन्हीं का लोग है। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या AIMI ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी प्रोग्राम बंगाल में हो, क्योंकि उनको डर है कि उनका पोल खुला जाएगा। ये लोग जो लोग मगरबी बंगाल के अक़लियतों के साथ सिर्फ़ एक वोट बैंक का सियासत कर रहे हैं, लेकिन इनके असल मसाइलों पे वो कभी ना गौर करते हैं ना फ़िक्र करते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे जलसा करेंगे और उनका ज़ुबान से आकरा के साथ लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर अक़लियतों के सिर्फ वोट लेते हैं, अक़लियतों के लिए कुछ करते नहीं है, यही चीज़ से उनको डर है। दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो इमेज है नौजवानों में, आज ये सबको मालूम है कि तमाम हिंदुस्तान में मुसलमान और पिछड़े वर्ग के जो दलित आदिवासी का जो एक वाहिद आवाज़ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आवाज़ है। तो उस आवाज़ को भी कुचलने का ये एक कोशिश है। तीसरा बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत जल्द एक नेशनल पार्टी बनने वाली है। तमाम हिंदुस्तान के अक़लियत दलित आदिवासियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है या बनने जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म तले, एक प्लेटफॉर्म तले, एक झंडा तले हिंदुस्तान का दलित आदिवासी और मुसलमानों को एक आवाज़ मिलेगा। और इसी चीज़ से इनको डर लग रहा है कि बंगाल के सरज़मीन में अगर AIMIM मजबूत हो जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती है, तो इनका जो दुकान खुला हुआ है लोगों के साथ बेईमानी करने का, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित और आदिवासियों के साथ सिर्फ वोट बैंक का सियासत करने का, ये बहुत जल्द बंद होने वाला है। बंगाल में MIM 7 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है कितना सीट से वो निकल पाएंगे? देखिए, इंशाल्लाह हम और भी बहुत ज़्यादा सीटों में इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह ख़याल है कि अभी तो बस एक तहरीक का आगाज़ हुआ है। आपको ये बात समझने, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी तंजीम ज़रूर है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इलेक्शन नहीं, इसका मकसद एक तहरीक है। जिस तहरीक के तहत हिंदुस्तान के अक़लियतों को, हिंदुस्तान के दलित और आदिवासियों को एक सियासी प्लेटफॉर्म और आवाज़ मिले। सबसे पहला मकसद तो हमारा वो है। अब ये पार्टी का आगाज़ मगरबी बंगाल में ऑफिशियली हो चुका है। ये इस इंतखाबात में हमारा पहला मकसद तो ये है कि मगरबी बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी के तरह जो कम्युनल फोर्सेस है उसका शिकस्त करें। जिस वजह से हमने अपना मकसद बस इतना ही रखा कि 2021 की जो असेंबली इलेक्शंस में हम अपनी कौम की, और कौम से मेरा मकसद ये है कि मुसलमान, दलित, आदिवासियों का एक मिनिमम, एक कम से कम एक प्रतिनिधित्व हो, एक मिनिमम रिप्रेजेंटेशन हो। हमको ऐसा भी इतनी ज़्यादा सीटों में नहीं लड़ना है जिसमें बीजेपी को फ़ायदा हो। जिस वजह से हमने अपने आप को बहुत मिनिमम सीटों में इस दफ़ा सीमित रखा, इस मकसद से रखा कि एक मिनिमम रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़, दलित और आदिवासियों का मगरबी बंगाल के असेंबली में जा पाए। और इस मकसद से, ये सोच के साथ कि 7 पे 7 सीटों में इंशाल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। आपने कहा कम्युनल, लेकिन MIM के ऊपर कम्युनल का एक आरोप लगता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जिनके हाथों में दलित, आदिवासियों और मुसलमानों का खून का रंग लगा हुआ है। जो लोग हाशिमपुरा के दंगे, असम के नल्ली दंगे, भागलपुर के दंगे के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं, वही लोग जो गुजरात के दंगों के लिए ज़िम्मेदार है, जो राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट के तहत कि हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद जो मुस्लिम संप्रदाय है वो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी हो चुका है। आज ये लोग, जो लोग इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, जो लोग मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट के साथ सिर्फ पावर में बैठना चाहते हैं, लेकिन इन कौमों के साथ कोई इंसाफ नहीं करना चाहते, क्योंकि MIM
मुसलमान, दलित और आदिवासियों का इंसाफ की बात करता है, जिस वजह से MIM उनको कम्युनल लगता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सही तौर से कोई सेक्युलर तंजीम है, उस तंजीम का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर कोई सेक्युलर लीडर है, जो सबसे बड़ा सेक्युलर पॉलिटिकल लीडर है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और जो सबसे ज़्यादा कम्युनल फोर्स है वो है जो मुसलमान, दलित और आदिवासियों को समान स्तर पर सियासी मुकाम पर नहीं देखना चाहते। हर एक पार्टी वोट आने से पहले सेक्युलर क्यों हो जाता है? देखिए, इनके लिए सेक्युलरिज्म बस एक जुमला है। जैसे भाजपा के लिए ये 15 लाख रुपया एक सियासी जुमला था, इन लोगों के लिए सेक्युलरिज्म बस एक जुमला है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म एक अकीदा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का असल मायने ये होता है कि जब कोई मुसलमान, जब कोई दलित, जब कोई आदिवासी भी पावर के स्ट्रक्चर में अपना एक समान जगह उसको मिल सके। ये ना कि सिर्फ पावर से बाहर रह के सिर्फ वोटर बन सके, सिर्फ गोली खाने के लिए वो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लीडर बनने का हक उतना ही एक मुसलमान को है, इतना दलित को है, उतना एक आदिवासी को है, जितना और भी 2 अपर कास्ट के लोगों को है। बंगाल में हर एक पार्टी एक मुद्दे को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा है इस बार बंगाल में? सबसे पहला तो हमारा मुद्दा ये है समाजी इंसाफ। समाजी इंसाफ होना चाहिए। जो कौम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, ख़ास तौर से आप जानते हैं मगरबी बंगाल की जो 85% जो पॉपुलेशन है वो डिप्रेस्ड क्लासेस से है। डिप्रेस्ड क्लासेस का मायने ये है जो समाजी तौर से पिछड़ापन में रह चुके हैं, जैसे दलित, आदिवासी और मुसलमान। ये सबसे बैकवर्ड क्लासेस है। 15% जो अपर कास्ट कम्युनिटी है, उन्हीं को हर चीज़ का मलाई मिलता है, उन्हीं को पावर मिलता है, उन्हीं को हर शुबा में जगह मिलता है। लेकिन जो 85% डिप्रेस क्लासेस हैं, उनको उनका सही जगह ना एडमिनिस्ट्रेशन में, ना सियासत में, ना शिक्षा में, ना तालीमी सतह पे उनको मिला है। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है समाजी इंसाफ। हम बहुजन और मुसलमान कम्युनिटीज़ को उनका जो सही मुकाम है एडमिनिस्ट्रेशन में, तालीम में, समाजी इंसाफ के तराजू में उनको वो सही मुकाम दिलाना चाहते हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा फाइट जो है, हम कम्युनल फोर्सेस को रोकना चाहते हैं। जो फ़िरका फ़रस्त फोर्सेस है, उनको हम शिकस्त देना चाहते हैं। वो वही होगा जब दलित, आदिवासी और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होगा, क्योंकि 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये लोग हैं, और ये लोग ही समाजी तौर से पिछड़ा है। तीसरा जो हमारा एजेंडा ये रहेगा कि जो मुस्लिम कौम से रिलेटेड, दलित और आदिवासियों से रिलेटेड जो मसाइल है, उन मसाइलों का समाधान करने। MIM में बंगाल चुनाव लड़ने से कितना इफेक्ट पड़ने वाला है बंगाल रणनीति में? देखिए, सबसे बड़ा जो MIM का जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो डिस्कोर्स है, जो आर्टिकुलेशन है, सबसे पहले जो उनका तकरीर, जो एजेंडाज़ में वो बात करते हैं, इन एजेंडाज़ में कोई नहीं बात करता। ममता बनर्जी तो ये बोलती है कि आप जो अक़लियत जो तबका है वो अपना वोट को एक रखे, वो अपना वोट को मुत्ताहिद रखे। लेकिन अपना जो मैनिफेस्टो है, उनका मैनिफेस्टो में ना अक़लियतों की बात करती है, उनका मैनिफेस्टो में ना किसी की बात करती है। तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ है। लेकिन जो MIM का जो डिस्कोर्स रहा है, वो ये अक़लियत, दलित और आदिवासियों के जो असल मसाइल है उनको सामने लाना है। तो ये डिस्कोर्स ज़रूर लोगों के सामने आएगा, क्योंकि हर पार्टी इनका वोट चाहता है, लेकिन इनके मसाइलों को लेके कोई भी पार्टी आवाज़ नहीं उठाता, ना ही अपने मैनिफेस्टो में उनको कोई जगह देता है। आपने कहा TMC के मैनिफेस्टो में कोई मुस्लिम नाम के वर्ड भी नहीं है, तो क्या लगता है मुसलमानों का वोट MIM को जाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, ये सिर्फ वोट का मसला नहीं है, एक तहरीक का मसला है, एक सामाजिक न्याय का इंसाफ है का मसला है, और संविधान का मसला है। तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना डिस्कोर्स फ्रेम करते हैं। वोट्स, इलेक्शंस तो हर साल होते रहती है, सिर्फ इलेक्शंस को सामने रखते हुए हम लोग बात नहीं करते। लेकिन TMC बोलिए, कांग्रेस बोलिए, इन सब पार्टियों जब भी इलेक्शन आता है, ये लोगों के दरमियान में आ जाते हैं और अच्छे बातें करते हैं। इलेक्शंस हो जाने के बाद, पावर में आने के बाद, ये इन गरीब तबकात के लोगों को भूल जाते हैं।